नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए, आशा करती हूँ आपने शेयर कर दिया होगा। अब विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार है हमारा, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक दो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत अच्छी लाइन है भाई ये। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक दो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब आपकी हिम्मत टूटने लगे, आपका हौसला टूटने लगे तो आपको बस ये याद रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको कहाँ पहुँचना है। परेशानियों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है और ये देख लेना है कि बिना मेहनत के तो कुछ मिलना ही नहीं है भाई। तो इसलिए आपको मेहनत पे ध्यान देना है, परेशानियों पे ध्यान देना नहीं है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हिम्मत टूट जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको उस समय भी अपने लक्ष्य को याद रखना है, ठीक है। अंधेरे में भी मंजिल मिल जाती है जब हौसलों में जान होती है। और जुगनू जब रोशनी का मोहताज नहीं होता तो आप क्यों हैं मोहताज। उनकी तरफ देख लिया करो एक बार, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़े जा रहे हैं। आपके पास तो सुविधाएं इतनी हैं, तो आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास जो सुविधा आपके पास हैं वो भी नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हमसे भी ज़्यादा सुविधाएं हैं और लोगों के पास, उन्हें क्यों देख रहे हो। उन्हें भी देखो जिनके पास आपसे भी कम सुविधाएं हैं लेकिन वो आपसे भी आगे हैं, ठीक है। चलिए, बड़े बूढ़े लोगों की मिसाल है, कमाने में अपने से बड़े इंसान को देखना चाहिए और खर्च करने में अपने से छोटे इंसान को देखना चाहिए, तभी आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है हमारा, स्कूल के सामने मैदान है, इस वाक्य में सामने अव्यय है, किस प्रकार का अव्यय है ये सामने शब्द, इसमें ये बताना है। स्कूल के सामने मैदान है, ये सामने शब्द किस प्रकार का अव्यय है ये बताना है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या समुच्चय बोधक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। प्रश्न बहुत अच्छा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? स्कूल के सामने मैदान है। स्कूल के मैदान है ऐसे होता तो हमें पता नहीं होता कि मैदान कहाँ है। मैदान के बारे में जो स्थिति का पता चल रहा है वो पता चल रहा है सामने से। तो ये क्या है? स्कूल और मैदान में संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बोधक है, ठीक है। स्कूल के सामने मैदान है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विभाजक अव्यय है। विभाजक अव्यय शब्द हमें बताना है कौन सा है। अथवा है, यदि है, परंतु है, यथा है। कौन सा ऐसा अव्यय है इनमें जो विभाजक अव्यय है? अव्यय तो ये सभी हैं, लेकिन ये बताना है आपको विभाजक अव्यय कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, विभाजक अव्यय कौन सा है। चलिए, जो अव्यय आपको एक से अधिक ऑप्शन दे रहा है वो विभाजक अव्यय में नहीं आएगा। जैसे अथवा, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। अथवा मैं और तुम, मतलब या तो मेरा ऑप्शन दे रहा है या तो उसका ऑप्शन दे रहा है। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे।
यथा, यथासंभव। इसमें परंतु सी वाला हमारा बिल्कुल सही है आंसर। किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि, ये सब कैसे विभाजक अव्यय होते हैं। ठीक है, जो जो वाक्यों को अलग करते हैं वो विभाजक अव्यय होते हैं। चलिए, अब आप कह रहे होंगे अथवा तो अलग कर रहा है, मैं अथवा वो। अलग नहीं कर रहा है, ये मैं अथवा वो जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए, अंग का अनेकार्थी शब्द है। आपको ये बताना है अंग का अनेकार्थी शब्द क्या है। अंश है, अवयव है, या देह है, या उपयुक्त सभी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अंग का अनेकार्थी शब्द क्या है। अंश है, अवयव है, देह है, या उपयुक्त सभी। अनेकार्थी शब्द बताना है अंग का। चलिए आंसर ले लेते हैं। अंश भी है भाई अंग का, और अवयव भी है, और देह भी है, और शरीर भी है, और शाखा भी है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या नहीं है ये आपको बताना है। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है ये आपको बताना है। इसका मतलब ये है 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कनक के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगवा पाए बोराए। तो सोना और धतूरा तो कनक का पर्यायवाची होता है, ये तो सबको पता है। डी ऑप्शन। भाई कनक गेहूं को भी कहते हैं, क्योंकि जब सोना कहते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाना नहीं है वो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो सोना क्या सोना उगलती है धरती, वो गेहूं इसलिए कहते हैं क्योंकि गेहूं का पर्यायवाची कनक है। ठीक है, और कनक सोने को भी कहते हैं, और गेहूं को सोने के समान माना गया है। जब खाने को नहीं होगा तो सोना कहाँ से आएगा, सोना ही तो है, अनाज का दाना। पलास, पलास भी भाई कनक का, पलास का भी पर्यायवाची है। वो कैसे है, इनके ये कनक इनके पर्यायवाची बेशक हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं तीनों के। कैसे अलग हैं, धतूरा है, ये गेहूं है, ये पलास है। ये पलास किस अर्थ में है ये मैं बता देती हूँ। पलास के जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक और बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, इसलिए ये कनक इसका पर्यायवाची है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा गलत है। कर जो है ये कनक के अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है, क्योंकि कर का मतलब टैक्स या हाथ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ बताना है क्या है। दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और आजकल ज़्यादा हो रहा है ऐसा, राम नाम जपना और पराया माल अपना। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। दान करना नहीं होगा भाई। जो दान करने वाले होते हैं उन्हें मोह माया नहीं होती है, उन्हें पराया माल अपना नहीं लगता, सर्वज्ञ होना भी नहीं होता, दूसरों से सहानुभूति रखना नहीं होता, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपेंगे और दूसरे के माल को अपना करते रहेंगे, वो क्या होता है, धोखे से धन जमा करना, उल्लू बनाते रहेंगे आपका। ठीक है, ऐसे ढोंगी बाबा आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भगवान में आस्था एक अलग बात है और अंधविश्वास एक अलग बात है। आस्था होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधविश्वास होना उतना ही घातक है। चलिए, वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार शब्दों के परस्पर संबंध की दिशा को कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। वाक्य में विभक्ति के प्रयोग के अनुसार
शब्दों के परस्पर संबंध की दिशा को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, कारक कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या कहते हैं? चलिए, लिंग नहीं कहते, वचन नहीं कहते, उपसर्ग नहीं कहते। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कारक कहते हैं। ठीक है, मैंने सभी से कहा लाइक करो, या मैंने सभी को लाइक करने के लिए बोला। ये बात ठीक लग रही है ना बोलने में? मैंने सभी को लाइक करने के लिए बोला, या ये ऐसे होता मैंने सभी को लाइक करने बोला, तो सही नहीं लग रहा ना। कारक विभक्ति के प्रयोग से क्या हो रहा है? शब्दों को संबंध बताया जा रहा है, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। एक लाइक से और बोलने से संबंध स्थापित हो रहा है। मैंने सभी को लाइक करने के लिए बोला, ठीक है, तो कारक होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है, ये आपको बताना है। नामबोधक, सकर्मक, द्विकर्मक या यौगिक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? यौगिक नहीं बनती भाई, द्विकर्मक नहीं बनती, सकर्मक नहीं बनती। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाम बोधक क्रिया बनती है। कैसे? जैसे हमारा सर्वनाम या संज्ञा है हाथ, और इससे क्या बन गया? हथियाना। जैसे लात से लतियाना बन गया और बात से बतियाना बन गया। ठीक है, ये नाम बोधक क्रियाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, धातु के बाद लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। धातु के बाद में क्या लगाते हैं हम जिससे पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, धातु के बाद क्या लगाते हैं जिससे पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है? या लगाते हैं, कर लगाते हैं, आ लगाते हैं, या चुका लगाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़कर जीके पढ़ते हैं। आप हिंदी पढ़कर ही तो जीके पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने की क्रिया हो जाती है आपके द्वारा जब आप जीके पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लगाया है? कर लगाया है, हिंदी पढ़कर। ठीक है, पुजारी ने नहाकर पूजा की। पहले वो नहाया है, मतलब एक क्रिया पूरी कर दी, नहाकर पूजा की, उसमें कर लग जाता है एक क्रिया में। ठीक है, जो क्रिया हो चुकी है उसमें कर लग जाता है, बाद में दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में तद्भव और तत्सम का क्रम से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है भाई हमको, कौन सा गलत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा गलत है भाई। निम्न में तद्भव और तत्सम का युग्म बताना है, कौन सा गलत है। 14 चतुर्दश कहते हैं, यमुना जमुना, साफ स्वच्छ, डंडा को दंड कहते हैं। ऐसे प्रश्नों में एक बात आपको ध्यान देनी है बहुत ज़्यादा, उसके बिना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ये जो क्रम से लिखा हुआ है ये बकवास वैसे ही ना कर रहा है, ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? 14 का चतुर्दश होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यमुना का जमुना होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। साफ का स्वच्छ होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और डंडा का दंड होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब सब सही बात है तो गलत क्या है? प्रश्न पहले ही कह रहा है तत्सम और तद्भव बताना है, वो भी क्रम से। मतलब पहली जो लाइन है इसमें सब तद्भव होने चाहिए और ये जो है इसमें सब तत्सम होने चाहिए। लेकिन क्या यमुना तद्भव है? नहीं है। क्या है? ये तत्सम है। जमुना तद्भव है। जमुना लोगों ने खुद बनाया है नाम, शुद्ध नाम तो यमुना है। ठीक है, तो यमुना जो है ये तत्सम है, जमुना तद्भव है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तम्बाकू शब्द है,
किस भाषा का शब्द है ये बताना है आपको। तम्बाकू अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है भाई। किस भाषा का शब्द है तम्बाकू? भाई मीठा वाला तम्बाकू या कड़वा वाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन तम्बाकू के बारे में पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, अरबी भाषा का नहीं है भाई, फारसी भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का नहीं है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है तम्बाकू। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द तम्बाकू है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अस्पताल शब्द है फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, डच का या हिंदी भाषा का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अस्पताल शब्द है कैसी भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। इसे बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, मुझे पता है। इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, और यही नहीं एग्ज़ाम में भी गलत कर देते हैं बहुत सारे लोग। थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इस प्रश्न को लेके। मैं बता देती हूँ कैसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हॉस्पिटल वही बस इंग्लिश है, बाकी तो हिंदी है। जबकि ये पता नहीं है हॉस्पिटल को ही तो अस्पताल कह रहा है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अस्पताल भाई अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में लिखता तो चिकित्सालय लिखता ना, अस्पताल क्यों लिखता? हिंदी भाषा में तो चिकित्सालय होता है। अस्पताल और हॉस्पिटल ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। चलिए, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। टान नहीं है, मारूत नहीं है, सावक नहीं है या अनिल नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है। वैसे भी हवा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में। सभी के पर्यायवाची नहीं आते हैं, कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनके पर्यायवाची बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। ठीक है, जैसे उनमें से एक शब्द हवा भी है, आग है, हवा है, इनके पर्यायवाची बहुत आते हैं। चलिए, तान भाई हवा का पर्यायवाची है, आपने नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए। मारूत भी हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी हवा का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सावक हवा का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? सावक पशु या पक्षी के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, पशु या पक्षी के बच्चे को सावक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपने बताना है। संतान, विजय, शक्कर या वर्णन। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? संतान। संतान एक हो या दो हो या चार हो या छः हो, संतान संतान ही है। संतान होती है, होता नहीं है। एक हो तो भी होती है और चार हो तो भी होती है। ठीक है, संतान होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। विजय प्राप्त की, ये भी स्त्रीलिंग है, विजय प्राप्त की। ठीक है, शक्कर खाई जाती है, खाया नहीं जाता। डी ऑप्शन सही है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, की नहीं जाती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दर्शन शब्द होता है। दर्शन कैसा शब्द है ये आपको बताना है। एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है ये, और जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, पर ज़्यादातर सभी बच्चों का सही भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रश्न आसान है इसलिए सबका सही होता है ये एग्ज़ाम में 50% पेपर तो ऐसा होता है जो लगभग सभी का सही होता है, लेकिन बात तो उसकी होती है जो 50% से ऊपर का होता है, और सिलेक्शन उनका नहीं होता जो 50% जो सबका सही होता है ना, जो उसमें से भी गलत कर देते हैं, सिलेक्शन से वो पीछे रह जाते हैं। कभी भी कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने में आप पीछे कभी नहीं रहते, क्योंकि जो आपके लिए कठिन है वो सबके लिए कठिन है। लेकिन जो आसान प्रश्न आपने गलत किए हैं, आप हमेशा पीछे उन आसान प्रश्नों से रहते हैं। तो इसलिए आसान प्रश्नों को हल्के में लेके ना चलें, क्योंकि वही हमेशा आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि कठिन तो सबके लिए कठिन होता है। चलिए, दर्शन शब्द होता है, कैसा होता है?
एक वचन नहीं होता भाई, बहुवचन होता है, लेकिन इस वाले ऑप्शन को नहीं लगाएंगे। इस वाले ऑप्शन को क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। कैसे? सदैव एक वचन होता है, नहीं होता, सदैव बहुवचन होता है। ये बहुवचन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, सदैव बहुवचन होता है। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन लगाना है, बी नहीं लगाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? ये आपको बताना है। लगान कहते हैं, अंशदान कहते हैं, तकाबी कहते हैं या अनुदान कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है और आपको पता भी होना चाहिए भाई। यहाँ हर इंसान जो वीडियो देख रहा है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी वजह से भूमि से या किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई विदेशी नहीं है मेरी नॉलेज में तो जो खेतों से या किसानों से जुड़ा हुआ ना हो, किसी न किसी मतलब से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, लगान नहीं कहते भाई, पहले आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तकाबी कहते हैं उसे। उस राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं भाई। लगान किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर, ठीक है, उसे लगान कहते हैं। भूमि पर जो सरकार कर लगाती है उसे लगान कहते हैं। अंशदान किसे कहते हैं? थोड़ा योगदान, किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा योगदान देते हैं उसे अंशदान कहते हैं। जैसे किसी सार्वजनिक स्थल में या किसी राजकोष में आप थोड़ा सा दान दे दें उसे कहते हैं हम अंशदान। ठीक है, जिसे अंशदान चंदा भी कह सकते हैं जिसे। ठीक है, अनुदान किसे कहते हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई धनराशि उसे कहते हैं अनुदान। इसे पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सरोज का संधि विच्छेद होगा। शब्द दिया हुआ है सरोज और आपको बताना है सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सर धन जय होगा, सर हलंत धन, सर विसर्ग धन जय होगा, सरोधन जय होगा या सर धन ओज होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा। ये प्रश्न भी भाई बहुत लोगों का गलत होने वाला है। चलिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर धन जय होगा। ठीक है, सरोज का संधि विच्छेद। आप कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि ये जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग लगता है इस ओ की मात्रा की जगह पे। ठीक है, ये ओ की मात्रा की जगह पे विसर्ग लग गया है तो ये पूरी हो गई है। अब इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, सर धन जय। ऐसे एक शब्द होता है मनोज, मनोज शब्द भी ऐसे लिखा जाता है। मन धन, मन लिखा जाता है और उसके पीछे विसर्ग लगता है और धन जय। ठीक है, चलिए ये बहुत आता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विद्या मंदिर का समास विग्रह होगा। विद्या मंदिर शब्द दिया हुआ है और इसका समास विग्रह करना है आपको। कैसे होगा इसका समास विग्रह? आजकल जो अच्छे लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उनमें समास नहीं पूछा जाता, समास विग्रह पूछा जाता है। अब आप समास विग्रह करके बताइए इसका, क्योंकि समास बताना तो बहुत आसान है लेकिन समास विग्रह करना थोड़ा कठिन है। आप समास तो अंदाजे से भी बता सकते हैं बिना विग्रह किए, लेकिन समास विग्रह अंदाजे से नहीं कर सकते। जल्दी से करिए इसका समास विग्रह। जो समास विग्रह कर देगा समास खुद ही बता देगा। विद्या मंदिर, विद्या मंदिर का समास विग्रह करना है आपको। कैसे होगा? विद्या का मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, विद्या और मंदिर, विद्या के समान मंदिर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और वैसे भी आपके जीवन से संबंधित है भाई, आपको पता होना चाहिए विद्या मंदिर। चलिए, ऑप्शन होगा सही हमारा, विद्या का मंदिर नहीं होता, विद्या और मंदिर नहीं, विद्या के समान मंदिर नहीं, विद्या के लिए मंदिर।
ठीक है। विद्या मंदिर का समास विग्रह होगा विद्या के लिए मंदिर। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यदि विद्यालय शब्द है तो उसका भी समास विग्रह ऐसे ही होगा विद्या के लिए आलय। ठीक है। विद्या का आलय या विद्या का मंदिर ऐसे नहीं होगा इसका समास विग्रह, विद्या के लिए आलय। हाँ, यदि शब्द दिया हुआ है विद्याधन तो विद्याधन का समास विग्रह ऐसे नहीं होगा जैसे हम विद्या मंदिर का कर रहे हैं, उसका समास विग्रह ऐसे होगा विद्या रूपी धन, तो उसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, याद रखना है विद्याधन दिया हुआ है तो कर्मधारय समास है, उसका समास विग्रह विद्या रूपी धन है। और विद्यालय या विद्या मंदिर दिया हुआ है तो विद्या के लिए मंदिर या विद्या के लिए आलय। ठीक है, उसमें तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? कै वर्ग है, तय वर्ग है, चय वर्ग है या सभी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा? स्पर्श व्यंजन का वर्ग पूछा है हमसे। स्पर्श व्यंजन भाई कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और कितने वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देर मत लगाओ बिल्कुल भी, जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलो, कै वर्ग, तय वर्ग, चय वर्ग सभी आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। कै वर्ग, तय वर्ग, चय वर्ग और 2 और वर्ग है टय वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग कंठ होता है, तय वर्ग दंत होता है, चय वर्ग तालु होता है, टय वर्ग मूर्धा होता है और पै वर्ग होठ होता है, ओष्ठ। ठीक है, ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं पूरे। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ण होते हैं सब में, तो 25 होते हैं ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रुचिकर, शुभंकर, लाभकर या भयंकर? जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आपका? जाना पहचाना शब्द है भाई। रुचिकर नहीं होगा, लाभकर नहीं होगा, भयंकर नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुभंकर। ठीक है, शुभंकर जो होता है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, शुभ या मंगल करने वाला इस शब्द को बोला जाता है। जैसे किसी खेल का शुभंकर हो गया, किसी चीज़ का शुभंकर हो गया, मतलब हर चीज़। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें एक शब्द रखते हैं, एक लाइन रखते हैं, या एक हमारा एम होता है, उसे हम लाइन में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, तो उसे शुभंकर कहते हैं। ठीक है, मतलब वो शुभ होता है, उसके लिए शुभ या मंगल करने वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहुत आसान प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं होगा भाई, समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, फूल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा भाई। धन्यवाद।